हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 28 सितंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? इन सितंबर 2024 हु अमंग द फॉलोइंग वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल? तो रिया सिंघा ने ये खिताब जीता है। आपको बताना है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में 300 से अधिक नई नाज़का लाइंस की खोज की है? रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ओवर 300 नाज़का लाइंस इन विच कंट्री? सही आंसर है पेरू। तो वैज्ञानिकों ने पेरू में 300 से अधिक नई नाज़का लाइंस की खोज की है, जिससे ज्ञात भूचित्रों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। इन लाइंस में मानवाकृति है, जानवर हैं, मछली, पक्षी, बिल्ली, यहाँ तक कि चाकू पकड़े हुए एक हत्यारे वेल जैसी आकृति शामिल है। नाज़का लाइंस क्या होती हैं? एक प्राचीन पूर्व इंका सभ्यता, आपने पढ़ी होगी मुइंका, इंका, माया, एजुटेक सभ्यता, ऐसा करके जो हम लोग पढ़ते हैं क्रम, तो वही है इंका सभ्यता द्वारा 200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच विशाल भूचित्र हैं। इन भूचित्रों में को रेगिस्तान की सतहों से कंकड़ों को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को उजागर करके बनाया गया था। और ये क्वेश्चन इस तरीके के जो होते हैं वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ऐसी न्यूज़ का वो वेट ही करते हैं। तो जो भी आप लोग इसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और अपकमिंग जो प्रीलिम्स है 2025 वाला, उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि पेरू जो है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है और इसकी कैपिटल क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड की किस नदी में ग्लाइप्टोस्टिरीन कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोटोमा सेंथियोनाई की खोज की है? तो ये है दजुलेके नदी करके है, मे बी प्रोनाउंसिएशन सही ना हो। तो नागालैंड के दजुलेके नदी में ग्लाइप्टोस्टिरीन कैटफिश की एक नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंथियोनाई की खोज की गई है। इस मछली की विशेषताएं अद्वितीय हैं, जैसे कि इसकी ऊपरी पुंछीय पंख की किरणों से जुड़ी हुई वसा पंख, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। शोधकर्ताओं ने इसे म्यांमार और थाईलैंड में पाई जाने वाली संबंधित प्रजाति जैसे कि ई बर्ड मोरी और ई गाओ लिंगो गैस के से अलग पहचाना है। तो इसको याद रखिएगा। ये भी इस तरीके के भी क्वेश्चन जो है वो आपको यूपीएससी में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? रिसेंटली वेयर वॉज द ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 हेल्ड? तो ये हुआ है आबू धाबी में। तो समिट कुछ होते हैं, कुछ सैन्य अभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, इंडिसेस होते हैं हमारे, कोई देश न्यूज़ में है जिससे 2+2 मीटिंग है, जैसे जापान से भी हमारी हुई थी रिसेंट में, या एक स्क्वाड करके जो है क्वाड की तरह ही है। आप बताइएगा स्क्वाड में कौन कौन सी कंट्री होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस में देखने को मिलते हैं। एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको हमेशा तैयार रहना है। अपनी जितना भी टाइम मिल रहा है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करिए, है ना। ये जो भी टाइम मिल रहा है, आई नो कि निगेटिव थाट्स आएंगे हैं, वो आने बनते भी हैं, बट हम कुछ नहीं कर सकते। हम उन चीज़ों का कुछ भी नहीं कर सकते जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ पढ़ना है और एग्ज़ाम की डेट का इंतज़ार करना है। तो जब भी एग्ज़ाम होगा, कम से कम हमारी तैयारी अच्छी हो, हम पूरी मजबूती के साथ में एग्ज़ाम दें, और जब एग्ज़ाम दे के आए तो हम बिल्कुल भी सोच में ना हो कि होगा कि नहीं होगा। हमेशा ऐसी तैयारी रखिए कि आप मेंस के लिए तैयार रहें। तो ये आबू धाबी में आयोजित ग्लोबल एरोस्पेस समिट में एरोस्पेस, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में नवाचार, युवाओं की भागीदारी और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्य विषयों में एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में प्रगति, निवेश और रणनीतियाँ, और एआई तथा हाइड्रोजन पावर्ड विमानों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का एकीकरण शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आया एटुर नागारम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा तेलंगाना में स्थित है, और ये मैचिंग में दे सकते हैं आपसे, है ना। जो वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क्स होते हैं, तो ये मैचिंग में आ सकते हैं। तो इसे याद रखिएगा कि एटुरा नागारम वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में 2 चक्रवात साइक्लोन्स के टकराने की दुर्लभ मौसम घटना के कारण विशाल वृक्षों की गिरावट का सामना
कर रहा है। और ये पूछ सकते हैं कि ये किसकी सीमाओं से लगा हुआ है, तो ये अभ्यारण्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमाओं के से लगा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। और गोदावरी नदी भी इसमें से बहती है। और ये बताइएगा गोदावरी की और जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं जैसे मंजीरा है और इंद्रावती है, इसके अलावा और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं गोदावरी की, इसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व समुद्री दिवस 2024 26 सितंबर को मनाया गया, इसका विषय क्या था। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि विश्व समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 26 सितंबर को मनाया जाता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2024, तो भविष्य की दिशा सुरक्षा पहले, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, ये इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा आयोजित विश्व समुद्री दिवस हर वर्ष सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है और ये इस बार 26 सितंबर को पड़ा है। और इसकी जो विषय है वो है भविष्य की दिशा सुरक्षा पहले है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो यूपिट्स करके है का दूसरा संस्करण उद्घाटन हुआ है, दूसरे संस्करण का, तो ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्रेटर नोएडा में दूसरे यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। तो जिसने उद्घाटन किया वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अब इसकी जगह पे कभी लिख देंगे आपको राजनाथ सिंह लिख देंगे, मुख्य जो है योगी आदित्यनाथ का नाम लिख देंगे या किसी का भी नाम लिख देंगे और वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आपको ये तो याद रहेगा कि ग्रेटर नोएडा में हुआ है, लेकिन उद्घाटन किसने किया है वहाँ पे स्टेटमेंट में वो कुछ चेंज कर देंगे। तो अब हमें ऐसे क्वेश्चन पकड़ना है कि कुछ भी पूछे आसपास का तो वो हमें पता हो। तो आप याद रखिएगा कि उद्घाटन किसने किया है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने, और ये दूसरा यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो था। अगर ये स्टेटमेंट में लिख के आया कि पहला था, नहीं ये दूसरा था। इस आयोजन में लगभग 350 प्रदर्शकों की भागीदारी थी जो 70 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसका ध्यान क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश को भारत का विकास इंजन बताया गया। पहले संस्करण का उद्घाटन पिछले साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं स्टेटमेंट, क्योंकि अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कि पहले संस्करण का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है हमारी। जो दूसरा संस्करण है इसका उद्घाटन हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने किया है। और कहाँ किया है, ग्रेटर नोएडा में किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में रूस और चीन ने किस जल क्षेत्र में ओशन 24 नौसेना अभ्यास का आयोजन किया है। रिसेंटली रशिया एंड चाइना लॉन्च द ओशन 24 नेवल एक्सरसाइज इन विच वाटर बॉडी, तो जापान सागर सी ऑफ जापान में हुआ है। रूस और चीन ने जापान सागर में ओशन 24 संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू किया है, जो उनके बढ़ते सैन्य सहयोग को उजागर करता है। जापान सागर पश्चिमी प्रशांत में एक सीमांत सागर है जो रूस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान से घिरा हुआ है। जापान सागर का सबसे गहरा बिंदु डोहोकू समुद्र पर्वत है, जो एक जलमग्न ज्वालामुखी है, ये आपने पढ़े भी होंगे। और ये अभ्यास क्षेत्र में महत्वपूर्ण भू राजनीतिक गतिविधियों का संकेत देता है। तो आप ये याद रखिएगा कि इसका जो सबसे गहरा बिंदु है वो कौन सा डोहोकू बिंदु है, डोहोकू करके है, तो इसे याद रखिएगा, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में उड़ीसा में किस समुदाय को वन पर निवास अधिकार प्राप्त हुआ है। रिसेंटली विच कम्युनिटी बिकम द 6th PVTGs टू गेट हैबिटाट राइट्स ओवर फॉरेस्ट इन ओडिशा, तो ये मांकीडिया समुदाय है। उड़ीसा में मांकीडिया समुदाय को वन पर निवास अधिकार प्राप्त हुआ है, जिससे वे राज्य में निवास अधिकार प्राप्त करने वाले 6वें विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह PVTG बन गए। वे अर्ध यायावर समुदाय जो मुख्य रूप से वन पर निर्भर करते हैं। मांकीडिया शिकारी है और संग्रह करता है होते हैं। तो अब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो आपसे डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, अब आपसे चीज़ें स्टेटमेंट में पूछी जा रही है। तो आप ये याद रखिएगा कि किस तरीके के ये शिकारी है और संग्रह करता है। और उनके अस्थायी निवासों को कुंभ कहा जाता है। मुंडा भाषा बोलते हैं, कुछ ओडिया भी बोलते हैं। उनके विश्वास आत्माओं और पूर्वजों के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो डिटेल में इसको याद रखिएगा। और ये समुदाय जो मांकीडिया समुदाय है ये उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है, हमें एक कदम आगे ही रहना है एग्जाम से, वरना हम सोचेंगे कि एक पेपर कठिन बना दिया। पेपर कठिन नहीं होता है, हम ही उसको उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं और हमें लगता है पेपर बहुत कठिन आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में भविष्य के लिए समझौता पैक्ट फॉर द फ्यूचर को किस संगठन ने अपनाया है। पैक्ट फॉर द फ्यूचर रिसेंटली सीन इन न्यूज़
वॉज अडॉप्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो सही आंसर है हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भविष्य के लिए समझौते को अपनाया है जो वैश्विक शासन को पुनः आराम देने के लिए है। ये यूएन सदस्य राज्यों की स्थायी विकास, शांति और मजबूत शासन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। ये शांतिपूर्ण, समावेशी और समाजों के निर्माणों और संघर्ष के मूल कारणों से निपटने पर जोर देता है। तो याद रखिएगा ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जस्टिस सुरेश कुमार कैथ रिसेंटली बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट्स हाई कोर्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भविष्य के लिए समझौता को किस संगठन ने अपनाया है? पैक्ट फॉर द फ्यूचर रिसेंटली इन द न्यूज़ वॉज अडॉप्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? और हमने स्टैटिक क्वेश्चन रखना बंद कर दिया है क्योंकि ना आप आंसर कर रहे हैं क्वेश्चंस का और ना ही आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जब आप आंसर करना शुरू कर देंगे, जितने लोग देखते हैं एटलीस्ट आंसर करिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वीडियो में, तो उसी दिन से हम इस सीरीज़ को फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो आज का डिस्कशन यही तक था और थोड़ी सी आवाज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा आज, और धन्यवाद।